नमस्कार, स्वागत है आपका कनेक्टेड माइंड्स के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसी आदत के बारे में जो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हम सबकी ज़िंदगी में मौजूद है। कभी ध्यान दिया है, नोटिस किया है आपने कि हम एक ही थॉट के बारे में अक्सर कुछ घंटों तक या कहिए कई बार कुछ दिनों तक लगातार सोचते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये होता तो मैं ये कर लेता, या अगली बार वो मिलेगा तो मैं उससे ये ज़रूर कहूँगा, उसने मुझसे ऐसे बात क्यों की। पता नहीं कितने ऐसे ख्याल हैं जो हम सोचते रहते हैं और लगातार उसके बारे में हमारा दिमाग नए नए सवाल जवाब खुद से करता रहता है। ओवर थिंकिंग सुनने में तो बस ज़्यादा सोचना ये लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ओवर थिंकिंग हमारी मेंटल पीस, हमारी परफॉर्मेंस, हमारी सोचने की क्षमता, या कहें कभी कभी हमारी खुशी, हमारा सुकून तक छीन लेता है। तो आज इसी ओवर थिंकिंग की आदत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं भारती रखेजा, जो लगभग 22-23 सालों से इमोशनल वेलनेस की फील्ड में हैं, एक लाइफ कोच हैं। तो भारती, बहुत बहुत स्वागत है आपका कनेक्टेड माइंड्स की प्लेटफॉर्म। थैंक यू ऋतु, थैंक यू। तो पहला सवाल तो मैं यही, ओवर थिंकिंग होती क्या है, क्यों सोचते हैं हम इतना ज़्यादा? ओवर थिंकिंग पर बात ज़रूर करेंगे ऋतु, पर पहले हम ये समझते हैं कि थिंकिंग क्या है। तो आप सब ये जानते हैं कि हमारे मन का क्या काम है, सोचना। तो सोचने में प्रॉब्लम नहीं है, सोचने से तो हम कितनी सारी चीज़ों को आसान बनाते हैं। हमें हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है, तब हम डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ होती है ऋतु, जहाँ पर अब हम चाहते हैं कि अब हमारा मन सोचना बंद कर दे, ताकि हम सो पाएँ, ताकि हम अपने फोकस कर पाएँ अपने काम पर, या हम किसी से बात कर पाएँ। और जब हमारा मन लगातार नॉन स्टॉप रेसिंग थॉट्स में चला जाता है, वहाँ प्रॉब्लम होती है। ये है ओवर थिंकिंग, जिसे हमें बचना है, जिसे हमें कंट्रोल करना है। तो होता क्या है, मतलब कोई साइकोलॉजिकल इशू है कि हम थिंकिंग से ओवर थिंकिंग पे चले जाते हैं? अब ये साइकोलॉजिकल इशू है या नहीं है, ये बहुत आसान शब्दों में आपको अपने आप समझ में आएगा। कैसे कि लेट्स से कि आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जिसकी वजह से आपके कुछ थॉट्स आपके बिलीव्स बन गए। अब जब आप एक प्रेडिक्शन लेते हो, एक सिचुएशन सोचते हो कि फ्यूचर में इस वजह से ऐसा हो सकता है, और ज़्यादातर हमारी ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि हम नेगेटिव सोचते हैं, है ना। तो जब हम नेगेटिव सोचते हैं और हमें सेंस होता है कोई थ्रेट, जब हम थ्रेट सेंस करते हैं तो हम उसके इर्द गिर्द बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस को थिंकिंग कहते हैं। बट बिकॉज द माइंड इज़ नॉट रेगुलेटेड इनफ, हमें नहीं पता कि हम माइंड को रोकें कैसे। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट वहाँ आना शुरू होता है कि जब हमारी नींद अफेक्ट हो रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, लगातार माइंड सोचता ही चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, और वो वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहा है। वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते सोचते वो चाहता है, माइंड चाहता है कि सॉल्यूशंस मिले, लेकिन सॉल्यूशंस मिलते नहीं हैं, क्योंकि हम उलझ जाते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर। और प्रॉब्लम्स में उलझ कर जब हम बार बार लगातार अपना माइंड सोचता ही जा रहा है, तो बॉडी उसका ब्रंट लेती है। बॉडी में ड्रेनेज होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा इसमें वेस्ट होती है, और बॉडी थका हुआ फील करती है। इस थकान की वजह से भी हमें नींद नहीं आती है, और ये ओवर थिंकिंग जो है, जो बटन नहीं है जिसको हम स्टॉप करें, तो हम सो नहीं पाते, हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो जाते हैं, और हम काम पे फोकस नहीं कर पाते। तो हमारी हेल्थ, हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारा करियर, ये सब कुछ इम्पैक्ट होने लगता है ओवर थिंकिंग की वजह से। आपने साइकोलॉजिकल रीज़न पूछा। ओवर थिंकिंग एक रिस्पॉन्स है एंग्जाइटी का। ओके। एंग्जाइटी का क्यों? क्योंकि जब हम थ्रेट सेंस करते हैं ना, तो हम एंग्शियस फील करते हैं, और इस एंग्जाइटी से हमें छुटकारा चाहिए। हमें एंग्जाइटी नहीं पसंद, बॉडी में एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टिंग होती है। तो हम वो जो वर्स्ट केस सिनेरियोज हम सोच रहे हैं, जो कि चीज़ें ख़राब ही हो जाएंगी, वो हम लगातार सोच रहे हैं, और हम साथ साथ उसके सॉल्यूशंस सोचने की कोशिश करें, पर सॉल्यूशंस तो निकल नहीं पाते, क्योंकि हमारी सोचने की शक्ति लिमिटेड होती है। तो फिर माइंड क्या करता है कि बार बार रिपीटेडली वही थॉट्स को बार बार रीजनरेट करता है, एंग्जाइटी की वजह से। तो एंग्जाइटी ने सबसे पहले तो आपको ब्लॉक करके रखा है। लॉजिकल माइंड इसी वजह से ब्लॉक्ड हो जाता है, क्योंकि आप एंग्शियस हो, इमोशन ने टेक ओवर कर लिया है। तो हमारा जो ब्रेन का सोचने का मैकेनिज्म है, वो चैलेंज्ड हो जाता है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, और रिपीटेटिव थॉट्स में हम उलझ के रह जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग सुनने में, जैसे ऋतु ने कहा, कि ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग तो सोचना है, सोचना तो अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर थिंकिंग इसलिए नेगेटिव हो जाता है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स में ही उलझ जाते हैं, सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाते। ओके।
तो भारती, अक्सर अब तो हम शायद हर दूसरा आदमी बोल रहा है कि मैं ओवर थिंकिंग है, एंग्जाइटी में हूँ। क्या जो पर्सन ओवर थिंक कर रहा है उसको पता होता है कि वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, या उसे नॉर्मल लगता है? ज़्यादातर नहीं पता होता। आजकल अवेयरनेस बढ़ रही है डेफिनेटली, पर बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि वो ओवर थिंक कर रहे हैं। हमें तो नॉर्मल लगता है ना। बिल्कुल नॉर्मल लगता है। और जब हम कॉन्वर्सेशंस में भी आते हैं तो शायद दूसरे को ये पता चलता है कि ये तुम ओवर थिंक कर रहे हो, लेकिन हमें खुद को नहीं पता चलता कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, तुम क्यों इतना नेगेटिव सोचते हो। लोग ऐसा सोचते हैं और हमें कहते भी हैं कि नेगेटिव मत सोचा करो, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी है टू थिंक नेगेटिव, और अगर हम ओवर थिंकिंग में उलझ के रह जाते हैं और नेगेटिव 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 सोचते रहते हैं, तो एनर्जी की वजह से, लॉ ऑफ एनर्जी की वजह से हम नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट भी करने लगते हैं। तो ओवर थिंकिंग फ़ायदेमंद तो होती नहीं, उल्टा नुकसान हो जाता है। आपने मर्फीज़ लॉ के बारे में सुना होगा। मर्फीज़ लॉ इज़ योर बिगेस्ट फियर मैनिफेस्ट, कि जिस बारे में आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, अगर आप ये सोचते रहते हैं हमेशा कि मेरे ऊपर छिपकली ना गिर जाए, तो अचानक से छिपकली गिर ही जाती है। ऐसा हम में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आप ओवर थिंक करके वर्स्ट के सिनेरियो सोचते जा रहे हो और सॉल्यूशंस पे नहीं आ पा रहे हो, तो ओवर थिंकिंग किसी काम की नहीं है। तो हमें पता चलता है या हम मानना नहीं चाहते हैं, बट अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे और थोड़ी देर के लिए रिफ्लेक्शन में बैठोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बस सिर्फ रिपीटेड थॉट्स ले रहा हूँ और मैं सॉल्यूशंस नहीं निकाल पा रहा हूँ। आपके पास तो बहुत सारे केसेस आते होंगे, लोग बात करते होंगे इस पे। तो अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूँ, ओवर थिंकिंग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस किस फॉर्म में आपने देखी? कोई एग्जांपल्स अगर आप हमें कोई केस स्टडी बताना चाहें बिना नाम लिए। हाँ, तो बहुत सारे केस स्टडीज़ मेरे पास हैं। अगर मैं पिन करूँ तो एक क्लाइंट है जो कॉर्पोरेट में काम करती हैं, और वैसे वो बहुत ही इम्पैक्टफुल अपने काम में, बहुत अच्छी हैं, एफिशिएंट हैं, स्किल्ड हैं, बट ओवर थिंकिंग की वजह से वो बार बार वर्स्ट के सिनेरियो सोचती हैं और कॉन्फिडेंस उनका लो हो जाता है। तो जो उनके कंपनी में एक प्रमोशनल बैंड है, उसको बैंड्स बोलते हैं, तो एक प्रमोशन वाला स्टेट है जिसमें वो जाना चाहती है, वो अप्लाई करना चाहती हैं, बट ओवर थिंकिंग की वजह से कर ही नहीं पा रही हैं। पिछले 3 सालों से वो सिर्फ सोचती रहीं और वो अप्लाई नहीं कर पाई, तो प्रमोशन हुआ नहीं। एक ही पोजीशन पे वो 3 सालों से रिपीटेडली हैं। रीज़न एंग्जाइटी एंड ओवर थिंकिंग। क्या सिचुएशन है? ओवर थिंक इस तरह से कर रही हैं कि मैं एफिशिएंट तो हूँ नहीं, मेरे से तो बहुत ज़्यादा लोग कैपेबल बैठे हैं यहाँ पर, जिनको एक्सपीरियंस है, जो ज़्यादा स्किल्ड हैं, जो ज़्यादा स्मार्ट हैं, जो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, तो मैं मुझे अप्लाई करके मिलेगा क्या? कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, उल्टा कोई मेरी हंसी ना उड़ाए, कोई मेरे बारे में गलत ना सोचे, कोई मुझे नेगेटिव कमेंट ना दे दे, कोई नेगेटिव अप्रेजल ना दे दे। तो ये सब ओवर थिंकिंग की उलझन में उलझ के वो बैक ऑफ कर लेती हैं और वो अप्लाई नहीं कर पाती हैं। तो जब हमने काम शुरू किया, मेरे पर्सनल प्रोग्राम्स में वो आई और हमने काम शुरू किया, तो धीरे धीरे मैंने उनको ये समझाया कि कैसे एंग्जाइटी, आप नेगेटिव थॉट्स की वजह से एंग्शियस फील करते हो, और जब बॉडी एंग्शियस फील करती है तो वो सोल्यूशन सोचने की कोशिश करती है, बट क्योंकि सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड हमारा ग्रिप में आ जाता है, वो काम नहीं कर रहा है, तो आप प्रॉब्लम ही सोचते जाते हो और इस वजह से आप डर के कारण पीछे हट जाते हो। फिर हमने कुछ टेक्निक्स ऐसी प्रैक्टिस करी जिससे कि उनकी एंग्जाइटी थोड़ी डाउन हुई, ओवर थिंकिंग रेगुलेट हुई, और अब इवेंचुअली उन्होंने प्रमोशन के लिए अप्लाई कर दिया है। अब वो प्रमोशन होगी या नहीं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो डेफिनेटली नहीं होगी। तो अब इवेंचुअली उन्होंने अप्लाई कर दिया और इसी बात की हमें खुशी है। मुझे लगता है बहुत से लोग सुन के अब अपनी सिचुएशन को रिलेट कर पा रहे होंगे कि वो क्या क्या सोचते हैं। अब मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी, क्या ओवर थिंकिंग फॉर द टाइमिंग धीरे धीरे आदत बन जाती है? मैं आपको बताऊं, थिंकिंग का तरीका भी आदत होता है। लाइक हाउ वी थिंक इज़ ऑल्सो अ हैबिट, एंड हाउ वी ओवर थिंक इज़ डेफिनेटली अ हैबिट। तो जब हम ओवर थिंकिंग को एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ही मानते हैं, क्योंकि हम ट्रेन नहीं है, तो वो हमारी बॉडी का, हमारे माइंड का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है कि हम लगातार 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 सोच रहे हैं कुछ, और जब हम इसमें 2 या 3 बार 4 बार इंडल्ज करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस अपने आप ही एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इससे अगर आपको बाहर आना है, सबसे पहले तो अवेयरनेस में जाना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, और जब आप अवेयरनेस में आओगे उसके बाद आप कुछ टेक्निक्स फॉलो करोगे, तब आप ओवर थिंकिंग को रिजॉल्व कर सकते हो। सो भारती, क्या अक्सर अभी के टाइम पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी को उसका
हाँ। ब्लेम दे देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये जो हम इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं या हमारा लाइफस्टाइल, क्या उसने ओवर थिंकिंग को बढ़ाया है? बहुत बहुत हद तक ऋतु बिल्कुल बढ़ाया है, क्योंकि आज आप देखोगे कि ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ रही है। हमारा माइंड की कैपेसिटी वैसी नहीं है कि हम हर तरह की इंफॉर्मेशन को बस लेते चले जाएं। आज से 20, 25, 30 साल पहले ये सारे मीडियम्स नहीं थे, ना सोशल मीडिया था, ना गूगल था, ना कुछ भी था। तो हमें जितनी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती थी वो हमें मिल जाती थी, और हम उतनी ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया करते थे। हम अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करके अपने अपने अजम्पशंस में नहीं जाते थे। हमें जितना पता होता था हमें उतना ही पता होता था, और उतना रेलेवेंट होता था हमारे जीवन जीने के लिए। बट आज की डेट में क्या हुआ है, हर एक सेकंड में एक तो इंसान की ना होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो गई है। जिसको कहते हैं कि ग्रेटिफिकेशन को डिले करना हम भूल चुके हैं। हमें जिस वक्त जो क्वेश्चन दिमाग में आया है हमें फटाफट उसका आंसर चाहिए, कि हम तुरंत गूगल करते हैं, तुरंत चैट जीपीटी करते हैं, हम इमीडिएटली सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। और एल्गोरिदम भी ऐसा होता है कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम क्या सोच रहे हैं वो इंस्टाग्राम को पता चल जाता है, और उसी तरीके के सारे डेटा, सारे वीडियो, सारे रील्स हमें मिलने लग जाते हैं। तो हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं, तो माइंड को प्रोसेस करने के लिए ओवरवर्क तो करना पड़ेगा, एंड दैट लीड्स टू ओवर थिंकिंग। सब कैसे पहचाने कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं, और क्या उसका तरीका हो सकता है उससे बाहर निकलने का या इसको ठीक करने का? हाँ, बहुत सारे तरीके हैं ऋतु, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो मैं सिखाती हूँ अपने क्लाइंट्स को, और वो ओवर थिंकिंग को मैनेज करते हैं। अभी के लिए मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि अगर कुछ स्टेप्स को हम फॉलो कर लें, जैसे कि आप पूरा दिन तो नहीं, लेकिन दिन हर एक घंटे में मान लो 1 मिनट के लिए अगर आप सिर्फ सब कुछ छोड़ के सिर्फ बैठ जाएं और आंखें बंद रखें या खुली रखें, लेकिन अपने विचारों को, अपने थॉट्स को बस ऑब्जर्व करना शुरू करें। सिर्फ ऑब्जर्व करें कि मैं क्या सोच रहा हूँ। 2 सवाल हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि हाउ एम आई फीलिंग, कि मैं इस वक्त महसूस क्या कर रहा हूँ, और व्हाट एम आई थिंकिंग, कि मैं सोच क्या रहा हूँ। इतना भर करने से आप डिटैच हो जाते हो अपने थॉट्स के साथ, और आपकी ओवर थिंकिंग इमीडिएटली रिड्यूस हो जाती है। आप प्रैक्टिस करके देख लें, एक्सपेरिमेंट करके देख लें, और मुझे बताएं कि आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपकी ओवर थिंकिंग रिड्यूस हुई या नहीं। सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आप अपनी ओवर थिंकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे, अच्छा ओवर थिंकिंग रिड्यूस हो गई तो हम सोल्यूशंस कैसे लाएंगे? तो अगेन अवेयरनेस की ज़रूरत है यहाँ पर, कि ओवर थिंकिंग से सोल्यूशन नहीं आ रहा है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग से सोल्यूशन आएगा। और ओवर थिंकिंग जब रिड्यूस होगी, इमोशनल क्लाउड जब पीछे हटेगा, तब आप क्लियरली देख पाओगे सिचुएशन क्या है, और क्लियरली आप अपने सोल्यूशंस तक पहुँच पाओगे। तो कोई टेक्निक्स बता देंगे? और एक तो यही है, ये टेक्निक है कि आप ऑब्जर्वेशन मोड में जाएं और महसूस करें, देखें, अपने थॉट्स को सिर्फ देखते रहें। एक और माइंडफुलनेस टेक्निक है जिसके बारे में कनेक्टेड पे ये प्रोग्राम भी है। माइंडफुलनेस बहुत पावरफुल टेक्निक है। टेक्निक नहीं कहूँगी, माइंडफुलनेस इज़ अ वे ऑफ लाइफ, बट माइंडफुलनेस में बहुत सारी टेक्निक्स है। वन ऑफ देम इज़ टैगिंग द थॉट्स टेक्निक। मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में कोशिश करूँगी बताने की कि टैगिंग द थॉट्स क्या होता है। कि जैसे मैंने कहा आपको कि आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, टैगिंग द थॉट्स इसका एक्सटेंशन है। आप अपने एक थॉट को ऑब्जर्व करें कि ये थॉट है, फॉर एग्जांपल कि मैंने मीटिंग में कैसा परफॉर्म किया, मैंने ठीक बोला कि नहीं बोला। अब वो मीटिंग पास्ट में जा चुकी है, चाहे वो 5 मिनट पहले हुई है, लेकिन वो पास्ट है। तो इस थॉट को आप कहोगे पास्ट थॉट। हमने एक लेबल लगा दिया कि ये पास्ट थॉट है। मान लीजिए दूसरा थॉट आपको ये आता है कि अरे बॉस इसके बारे में क्या सोचेंगे और मुझे अप्रेजल कैसा देंगे। अब ये है फ्यूचर थॉट, चाहे ये कल होगा, चाहे 1 घंटे बाद होगा, बट ये होगा तो फ्यूचर में ना। तो आप सिर्फ इसको लेबल करें कि ये फ्यूचर थॉट है। ओके, मान लीजिए आपको कोई थॉट आ रहा है कि नहीं मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ये थॉट आ रहा है। अब ये है जजमेंट थॉट। आप इसको सिर्फ एक लेबल लगा दें कि ये जजमेंट थॉट है। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई करके एक लेबल देना है। सिर्फ इतना करने से आपकी ओवर थिंकिंग रिड्यूस हो जाएगी। अब आप पेन और पेपर लेकर बैठें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखें और लिखें कि आपको सोल्यूशन क्या चाहिए, और स्ट्रैटेजी फॉलो करें सोल्यूशन निकालने के लिए।
तो जब आप लिखेंगे, लिखने की प्रैक्टिस से भी ओवर थिंकिंग बहुत कंट्रोल हो जाती है ऋतु। जब आप माइंड में सोचेंगे, आप सोचेंगे कि हाँ मैं ठीक है ना, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं मेंटली कर लूँगा, मैं अपने माइंड में कर लूँगा, लेकिन माइंड में करते करते कब आपके थॉट्स कहाँ चले जाएं और कब थिंकिंग ओवर थिंकिंग में बदल जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। तो पेन और पेपर ये भी एक टेक्निक है जिससे आप ओवर थिंकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। एक थोड़ा अजीब सवाल, हालांकि सुनने वाले मुझे लगता है कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, क्या ओवर थिंकिंग सिर्फ नुकसान ही करती है, फ़ायदा कुछ नहीं है? मैंने अभी तक ओवर थिंकिंग को फ़ायदा करते हुए तो नहीं देखा। ऋतु सवाल बहुत अच्छा है। ओवर थिंकिंग का फ़ायदा नहीं है, थिंकिंग का फ़ायदा होता है। और अगर आप और ज़्यादा माइंडफुलनेस कॉन्सेप्ट्स में चले जाएंगे या स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो थिंकिंग का भी फ़ायदा नहीं है, ये पाएंगे। आप सिर्फ ये सीखेंगे कि हमें ऑब्ज़र्व करते हुए चलना है। ऑब्जर्वेशन से ही आपको रियलाइजेशंस हो जाते हैं और अपने आप ही आपको नेक्स्ट टाइम कैसा परफॉर्म करना है, अपनी गलती कैसे सुधारनी है, जो चीज़ आप करना चाहते थे और आपने नहीं किया वो करने की कैपेसिटी आप में आ जाती है। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग या फिर ऑब्जर्वेशन, दिस इज़ द बेस्ट वे टू मेक योर सेल्फ मोर एंड मोर इम्पैक्टफुल। अच्छा, एक चीज़ और कही जाती है कि एंग्जाइटी में या डिप्रेशन में या किसी भी इस तरह के इमोशनली अनवेल वो लोग ज़्यादा होते हैं जो ज़्यादा इमोशनल हैं, हाँ, है ना, या जो ज़्यादा फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो क्या ओवर थिंकिंग भी उन्हीं पे ज़्यादा असर डालती है? हाँ बिल्कुल डालती है। इसको हम कहते हैं HSP, हाईली सेंसिटिव पीपल। ओके। जो कि जिनकी महसूस करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन लेता है ये वर्ड कि ओ ये तो बहुत ओवर सेंसिटिव है, इसको एक नेगेटिव ब्लेम की तरह दिया जाता है। बट इसका मीनिंग ये होता है कि हम महसूस ज़्यादा करते हैं। जो HSPs होते हैं वो हर तरीके की चीज़ को महसूस, जैसे उनकी स्किन भी ज़्यादा सेंसिटिव होगी, आंखें भी ज़्यादा सेंसिटिव होंगी और उनके टेस्ट भी ज़्यादा, स्मेल भी बहुत स्ट्रांग होगी। तो जो सेंसिटिव होते हैं उनके सेंसेस स्ट्रांग होते हैं, इसी वजह से उनकी फीलिंग्स की शक्ति भी स्ट्रांग होती है। तो कुछ लोग, एक ही सिचुएशन होती है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक घर में, एक फैमिली में सभी बच्चों को डांट पड़ी एक साथ। बहुत कॉमन सिनेरियो है कि सबको डांट पड़ी, बहुत ज़बरदस्त डांट पड़ी फादर से। अब इन्हीं 4-5 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो सुबक सुबक के रोने लगेगा, उसको लगेगा पता नहीं क्या कहर टूट गया मुझ पर। दूसरा बच्चा होगा कि हाँ डांट पड़ी है, अच्छी बात तो नहीं है, चलो मैं सुधार कर लेता हूँ। तीसरा बच्चा होगा जो कहेगा छोड़ो, पापा तो डांटते ही रहते हैं, उसमें क्या, जो हमने करना हम तो करेंगे। तो हर एक बच्चे का या हर एक इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है और महसूस करने का तरीका भी अलग होता है। तो ओवर थिंकिंग का इम्पैक्ट जो है वो हाईली सेंसिटिव लोगों पर ज़्यादा पड़ता है। एंग्जाइटी का भी प्रभाव उन पर ही ज़्यादा पड़ता है। तो क्या हम ओवर थिंकिंग को पूरी तरह से रोक सकते हैं? 100%। पहली चीज़ अवेयरनेस कि मुझे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ये इस अवेयरनेस में नहीं आ पाते हैं ऋतु, लेकिन पहला स्टेप है अवेयरनेस। अवेयरनेस दे से इज़ द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। अब दूसरा है वाई डू यू वांट टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग। तो आपको देखना पड़ेगा कि ओवर थिंकिंग की वजह से नुकसान क्या हो रहा है। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपको मोटिवेशन नहीं आएगी ना अपने ऊपर काम करने के लिए। सो फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस, सेकेंड स्टेप why do I want to regulate my overthinking, and third step is following the steps as I described. तो जब आप पूरी इंटेंशन से, पूरी श्रद्धा से अपने ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप अपनी ओवर थिंकिंग को 100% ख़त्म कर सकते हैं। एंग्जाइटी को भी 100% ख़त्म कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ ख़त्म कर सकते हैं। रेगुलेट, बहुत सारे लोग ये मानते हैं ऋतु कि एंग्जाइटी तो कभी ठीक नहीं होगी। जैसे कोई भी और चीज़ है वैसे ही एंग्जाइटी है, और हर इमोशन के पीछे होता है थॉट प्रोसेस। जब आप सोचने का तरीका बदलते हैं तो महसूस करने का तरीका अपने आप बदल जाता है। चाहे वो एंग्जाइटी हो, सैडनेस हो, डिप्रेशन हो, गिल्ट हो, शेम हो, सोशल एंग्जाइटी हो, कुछ भी हो, हर इमोशन को हम रेगुलेट कर सकते हैं। और हमारा पर्पस ये नहीं होता कि हम 0 कर दें। हमारा पर्पस ये होता है कि 10 ना हो, 2, 3 हो जाए, जिससे कि हम कम से कम अपने काम को आगे बढ़ाते रहें, हम स्टक ना हो, हम अनस्टक हो जाएं। अब आप पूछोगे 0 क्यों नहीं करना है? तो 0 इसलिए नहीं करना है कि हर इमोशन इज़ वेलकम। एवरी इमोशन हैज़ अ पर्पस। एंग्जाइटी का भी एक पर्पस है। अगर एंग्जाइटी 0 हो जाएगी तो शायद हम फिर स्टक हो जाएंगे। इसलिए 1 और 2 लेवल पे एंग्जाइटी अच्छी है, क्योंकि एंग्जाइटी आपको सेफ रखती है,
आपको एक सिनेरियो दिखाती है कि ऐसा हो सकता है, सो हम फिर अपने थॉट प्रोसेस को, अपने एक्शंस को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं और बहुत सारी गलत चीज़ों से बच भी सकते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग है कि एंजाइटी को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करना है, वरना हम तो हर तरफ बस यही सुन रहे हैं कि हाँ। डिप्रेशन, एंजाइटी ज़ीरो बहुत ज़्यादा लोगों को है और हमें इसे हटाना है। एक और क्या, ओवर थिंकिंग, मतलब आपने कहा कि बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर इसको इस तरह से पूछूं, क्या ओवर थिंकिंग को हम पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा या ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग में नुकसान करेगी? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर हम अपनी नेगेटिव ओवर थिंकिंग को पॉजिटिव ओवर थिंकिंग में बदल दें तो मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट मैं अपने कोर्सेज में ये सिखाती हूँ ऋतु, कि जिस तरह नेगेटिव सोचते हुए हम बाल की खाल निकालते हैं ना, कि हम इतने डेप्थ में चले जाते हैं कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, फिर वो हो जाएगा। हाँ। डिजास्टर्स थिंकिंग इसको हम बिल्कुल। बोलते हैं। तो हम इसी तरह बाल की खाल पॉजिटिव साइड क्यों नहीं निकाल सकते? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई रिस्क ले रही हूँ, कोई लेट्स से प्रमोशन के लिए, वही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो वो जो मेरी क्लाइंट थी वो आइडेंटिफाई कर रही थी अपने आप को नेगेटिव आउटकम्स के साथ और ओवरथिंक कर रही थी। अगर वो आइडेंटिफाई कर ले पॉजिटिव आउटकम्स के साथ, तो एक मेंटल इमेज बनती है कि जब मैं अप्लाई करूँगी तो लोगों को ये दिखने लगेगा कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, मेरा अप्रेजल होगा तो उसमें सारी अच्छी चीज़ें सामने आएंगी और फिर मुझे ये प्रमोशन मिल जाएगा। देयर आर रिसर्चेस ऋतु, जिसमें ये कुछ मशीन्स हैं जिसमें हम ये नाप तोल कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव इमेज अपने माइंड में क्रिएट करते हो उतने ईजिली आप उन डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव ओवर थिंकिंग का, कि हर रोज़ डेलिबरेटली आप ये थॉट्स पैदा करें कि मेरे साथ ये अच्छा ही हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये पॉजिटिव आउटकम है जो बार बार बाहर आ रहा है, सामने आ रहा है। तो हमारी मेंटल इमेज जो बनेगी, हमारा माइंड इमेजेस में सोचता है, तो जब आप अपने माइंड को नेगेटिव मेंटल इमेज देते हो तो वो उसकी तरफ काम करना शुरू करते हैं। इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बायस। ओके। कि जो आप ज़्यादा सोचते हो ना, वही माइंड ढूंढने लग जाता है, उसको कंफर्म करने लग जाता है। तो अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव मेंटल इमेजेस देते हो तो माइंड उस तरफ लग जाता है कि अब मुझे ये क्रिएट करना है रियलिटी में। तो बेनिफिशियल हुआ ना पॉजिटिव ओवर थिंकिंग। ये नया टर्म हमने आज कॉइन किया मुझे लगता है। सो मेरे हिसाब से हमें कनेक्ट होना है पॉजिटिव थॉट्स से, लेकिन हाँ इसमें भी आप ओवर मत कीजिए बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि पॉजिटिव ओवर थिंकिंग भी कहीं ना कहीं आपको ज़रूरी है। कॉशियस थिंकिंग है कि आपने एक साइड सोच लिया कि चलो ये हो सकता है कि नेगेटिव आउटकम ये हो, अब इसको हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि चलो अगर ये भी हो गया, वर्स्ट केस थिंकिंग, कि अगर ये भी हो गया देन हाउ विल आई बी एबल टू मैनेज माई सेल्फ। और कैसे, जब आप इसके साथ डिटैच होते हो तो इसमें माइंडफुलनेस में हम कहते हैं डिटैच फ्रॉम द आउटकम, कि मैं अपना एफर्ट पूरा कर रहा हूँ, पूरी शिद्दत से कर रहा हूँ और मैं पॉजिटिव मेंटल इमेजेस भी बना रहा हूँ, एंड देन आई गो अहेड एंड टेक एक्शन। अगर इसका नेगेटिव आउटकम भी हुआ तो मैंने तो पूरी कोशिश की ना, राइट? अब इसको जब हम पॉजिटिव साइड फ्लिप करते हैं तो इवन ड्यूरिंग फेलियर्स किसके जीवन में नहीं होंगे? हर एक के जीवन में फेलियर्स आएंगे। और इनफैक्ट हमें बच्चों को भी ये सिखाना है। मैं तो ये रेकमेंड करती हूँ कि हम हमेशा, पेरेंट्स जो है ना, वो पॉजिटिव स्टोरी सुनाते हैं, हीरो स्टोरी सुनाते हैं अपनी लाइफ से, वो फेलियर स्टोरी सुनाना शुरू करें। फेलियर स्टोरी में रेजिलियंस स्टोरी होती है कि कैसे फेलियर के बावजूद आज मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। तो बच्चों को एक होप मिलती है कि चलो ठीक है, गिरते पड़ते भी हम खड़े हो सकते हैं, हम लेसन सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो जो आपने कहा ना, कॉशियस थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग का भी ओवर थिंकिंग ना हो, उसमें हम ये ज़रूर डाल सकते हैं कि हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं जो पॉजिटिव है, बट हम उसके साथ भी डिटैच हो जाते हैं कि कुछ भी हो आउटर एनवायरनमेंट में, वो मेरी इनर स्टेट को अफेक्ट ना करे। ओके। सो वो भारती, मैंने इसलिए कहा पॉजिटिव, मुझे भी लगता है कि कभी कभी ओवरडोज ऑफ पॉजिटिविटी हमारे पे ज़्यादा प्रेशर ले आती है। राइट। क्योंकि इसको हम तो टॉक्सिक, नॉर्मल, हाँ, टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी बोलते हैं, तो कि हम बिल्कुल ही निग्लेक्ट करके चल रहे हैं कि कुछ नेगेटिव हो सकता है। दोनों चीज़ों का बैलेंस, दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़। अगर हम एक तरफ ज़्यादा चले जाएंगे तो भी नुकसान है, और जैसे कहते हैं शुगर भी पॉइजन में कन्वर्ट हो जाती है व्हेन ओवर कंज्यूम्ड। सो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल। सो भारती, जाते जाते ओवर थिंकिंग या इससे जुड़ा कुछ भी, कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें?
मेरा एक ही मैसेज है आपको, जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया है, कि पास्ट और फ्यूचर मिथ है, द रियलिटी इज़ द प्रेजेंट मोमेंट। जितना आप आज में जी सकते हो, जितना आप प्रेजेंट में रह सकते हो, प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हो, और उसी को महसूस करें, उसी के बारे में सोचें, उसी में काम करें। दिस इज़ द अल्टीमेट क्या कहें हेल्प दैट यू कैन गेट, और अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ ओवर थिंकिंग, कि कीप योर सेल्फ इन द प्रेजेंट मोमेंट। आज में जिएं, आज में रहें, इस मोमेंट को पूरी तरह से महसूस करें। सीधी सी बात है, खुद से कनेक्ट करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आप क्या सोच रहे हैं और आपको क्या सोचना चाहिए या क्या हेल्प आपको चाहिए। और उसके लिए कनेक्टेड माइंड वेलनेस है, जहाँ पर भारती की तरह बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हैं। और कनेक्टेड के सपोर्ट ग्रुप्स हैं, फोरम्स हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी और चीज़ें मिलेंगी। आपको अपनी तरह के लोग मिलेंगे जो ओवरथिंक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ चुके हैं कि इससे निकलना पॉसिबल है और कैसे निकलें वो उसकी कोशिश कर रहे हैं। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच भारती। थैंक यू रितु, थैंक यू फॉर हैविंग, थैंक यू।